हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नई कहानी और परिवर्तित विविध कहानी आंदोलन के बारे में। हम लोग यूनिट 7 कहानी इसमें पढ़ रहे हैं और कहानी में जैसे कि नई कहानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सचेतन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। नई कहानी किसको कहते हैं, नई कहानी की कौन कौन सी कहानियाँ हैं, सचेतन कहानी और फिर समानांतर कहानी किसे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कहानी आंदोलन, वर्ष, पत्रिका और प्रवर्तक। मतलब कि कहानी आंदोलन में नई कहानी है, अकहानी है, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी। तो चलिए देखते हैं। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन थे? लेखक त्रयी। त्रयी का अर्थ क्या है? देखो, यहाँ पे नीचे लिखा भी ये है कि लेखक त्रयी का अर्थ है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। लेखक त्रयी का मतलब है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कहानी आंदोलन, इसकी अगर बात करें तो 1960 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ये 1960 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी, अगर सचेतन कहानी की बात करें तो यह कहानी आंदोलन 1964 से प्रारंभ हुआ था और यह जो है आधार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रवर्तक है महीप सिंह। सहज कहानी की अगर बात करें तो यह कहानी आंदोलन 1968 में शुरू हुआ था और यह नई कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रवर्तक है अमृत राय। समानांतर कहानी की अगर बात करें तो 1972 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी समानांतर कहानी के, और यह जो है सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रवर्तक है कमलेश्वर। सक्रिय कहानी की अगर बात करें तो यह 1979 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह मंच पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके जो प्रवर्तक है वो है राकेश वत्स। जनवादी कहानी की अगर बात करूँ तो यह कहानी आंदोलन 1982 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसके प्रवर्तक हैं जनवादी लेखक संघ। ठीक, तो यह है कहानी आंदोलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम हर एक कहानी, जैसे नई कहानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकहानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सचेतन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कहानी आंदोलन है सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आ गए नई कहानी पे। नई कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। किसने किया था? मतलब कि ऐसा माना जाता है कि नई कहानी पद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो दुष्यंत कुमार ने किया था, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका जो श्रेय वो किसको देते हैं? नामवर सिंह को देते हैं। 1956 ईस्वी में वैभव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ शामिल की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। मतलब कि 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ शामिल की गई। इस विशेषांक के आधार पर इन कहानियों की नई कहानी कहा गया। आगे लिखिए उन कहानियों का नाम। समय की अगर बात करें, मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय मोटे तौर पर 1954 ईस्वी से 1963 ईस्वी की सीमा में बांधा जा सकता है। मतलब कि मधुरेश कहते हैं कि नई कहानी का जो समय है वो 1954 से लेकर 1963 ईस्वी की सीमाओं में
सीमाओं तक है। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि सन 1954 की आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। मतलब रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि सन 1954 की आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। कहानी और नई कहानियाँ। देखो, कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानी दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहानी पत्रिका जो है इलाहाबाद से तथा नई कहानी पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। लेकिन जो दोनों पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद थे। कहानी पत्रिका और नई कहानी पत्रिका, जिन्होंने आंदोलन को गति प्रदान की। 1942 ईस्वी में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 में पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। मतलब कि 1982 ईस्वी में जो कहानी पत्रिका बंद हो गई थी, 1954 ईस्वी में उसे फिर से प्रकाशित किया। कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ यह कहा गया, आज की हिंदी भाषा के जीवन की विविध और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में अवशिष्ट कर लिया। शिल्प सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से कहीं आगे है। राजकमल प्रकाशन ने 1960 ईस्वी में नई कहानी नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। मई 1961 ईस्वी में इस पत्रिका के वर्षगांठ विशेषांक में आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से लिखे लेख में राजेंद्र यादव ने लिखा, कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। प्रथम नई कहानी। देखो, प्रथम नई कहानी की अगर बात करें, मतलब प्रथम नई कहानी किसे माना जाता है, तो डॉक्टर नवंबर सिंह ने दादी माँ, जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है, उनको हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना है। मतलब नवंबर सिंह ने दादी माँ को, जो शिव प्रसाद सिंह ने मतलब दादी माँ कहानी को लिखा था, उसको हिंदी की पहली नई कहानी, और निर्मल वर्मा की जो प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में, उसको कहानी के पहली कृति माना है। इस विवाद में उषा प्रियवंदा कृत वापसी का नाम भी आता है। नई कहानी की परिस्थितियाँ। देखो, इस समय आज़ादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया था। तीव्र शहरीकरण होने लगा। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन और अलगाव जैसी समस्या ने उन्हें संबंधहीन, एकांकी व निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्व की बजाय अपने व्यक्तित्व हितों, सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित था। नारियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थीं, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। नई कहानी की वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा का भी महत्व भूमिका रही है। इससे उपजे भावबोध ने नई कहानी में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभावनाओं को महत्वपूर्ण जगह दी है। विशेषताएं। देखो, अगर इसकी विशेषताएं की अगर बात करें नई कहानी की, तो नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य
विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। मांस का दरिया कहानी की भूमिका में कमलेश्वर ने लिखा है, नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियाँ की हो सकती हैं और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। देखो, मांस का दरिया कहानी की जो भूमिका है उसमें कमलेश्वर लिखते हैं कि नई कहानी का आग्रह जो है आग्रहों की कहानी है, नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। नई कहानी केंद्र में मतलब कि नई कहानी के केंद्र में क्या है? शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। शहर में जो मध्य वर्ग के लोग रहते हैं उनका जीवन के बारे में नई कहानी के केंद्र में है। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी और सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, सत्रास, अजनबीपन व निरर्थकता बोध आदि। नई कहानी का सबसे प्रमुख विशेष मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवार में बिखराव आना शुरू हुआ। परिवार संबंध भी उपयोगितावादी नज़रिए से देखे जाने लगे। नई कहानी में रिश्तों की यह टूटना अत्यंत मुख्य रूप में उपस्थित है। नई कहानी एक अन्य महत्वपूर्ण विषयक है, नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण क्या है? नारी और पुरुष के संबंध में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वह है। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। शिल्प के स्तर पर बड़ा परिवर्तन हुआ। कथानक हास नई तथा विभिन्न शैलियों और प्रतीकात्मक, बिंबात्मक एवं लयात्मक भाषा, यह प्रेमचंद की परंपरा की बजाय प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञे की परंपरा की परिमार्जन से निर्मित शिल्प है। इस आंदोलन की सीमाएं हैं भोगा हुआ यथार्थ के स्थान पर जल्दी सोचा हुआ यथार्थ नजर आना। अधिकतम शहरी मध्य वर्ग का ही चित्रण कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों की कहानियों में दूसना और दोहराव। देखिए, नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर के विशेष योगदान है। इसकी कहानियां हैं। नई कहानी आंदोलन के विकास में जो राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर का जो विशेष योगदान है, इसकी कहानियां हैं। मतलब कि राजेंद्र यादव द्वारा एक संपादित किया गया था एक दुनिया समानांतर। उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ रखी गई हैं जो बताई गई हैं कि यह कहानी नई कहानी में आते हैं। कौन कौन सी है? जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। मछलियाँ उषा प्रेबंदा की है। मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य की है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर। गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती। परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा की है। शमान प्रयाग शुक्ल की है। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की है। तीसरी कसम या इसी कहानी का दूसरा नाम मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है? मारे गए गुलफाम। ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की है। यही सच है मन्नू भंडारी। दूध और दवा मार्कंडे की कहानी है। एक और जिंदगी मोहन राकेश।
विजेता रघुवीर साय, सबरी रमेश बख्शी, टूटना राजेंद्र यादव। देखो टूटना कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, टूटना कहानी राजेंद्र यादव की। मेलर राम कुमार, एक नाव की यात्री सानी, नन्नो शिव प्रसाद सिंह, बदबू शेखर जोशी, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी, भोला राम का जीव ये हरिशंकर परसाई का है। देखो यहाँ पे लिखा है कि तीसरी कसम का पूरा नाम तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है। तो यह नई कहानी की महत्वपूर्ण कहानी जो एक दुनिया समानांतर में लगी हुई है। ये सारी कहानी जो है एक दुनिया समानांतर में लगी हुई है। राजेंद्र यादव की राजेंद्र यादव ने जो संपादित किया था एक दुनिया समानांतर, ये सारी की सारी कहानियाँ उसी में मिलती है। अब हम लोग आते हैं अ कहानी पे। अ कहानी किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जीवन मूल्य का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता और शिल्पगत अमूर्तता। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता और शिल्पगत अमूर्तता। देखिए गंगा प्रसाद बिमल कहते हैं कि अकहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। सठोत्तरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और 1960 ईस्वी के बाद हिंदी कहानी की क्षितिज पर अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई। देखो सठोत्तरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल ने पहले तो समकालीन कहानी कहा, पहले अकहानी को समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी का व्याख्या प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग अकहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अकहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं। एक शुरुआत कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना है? निर्मल वर्मा को माना है। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में अकहानी के विरोध में अयाज प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिखा था। सचेतन कहानी। देखिए इसमें माना गया है कि नई कहानी तथा अकहानी के दौर की कहानियाँ सत्रास और निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करते हैं। सचेतन कहानी जो है किसका समर्थन करते? एक तो संघर्ष का और दूसरा जागरूकता का समर्थन करते हैं। महीप सिंह लिखते हैं कि सचेतन एक दृष्टि है। सचेतन क्या एक दृष्टि है? वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। महीप सिंह कहते हैं कि सचेतन एक ऐसी दृष्टि है जिस दृष्टि से जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। तो यह है सचेतन कहानी। सहज कहानी की अगर बात करें तो इस आंदोलन में प्रवर्तक अमृत राय थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अमृत राय थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराओं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस खत्म हो गया है, जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। अमृत राय ने 1968 ईस्वी में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया। अमृत राय ने जो है 1968 में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया।
यह पहले दिल्ली से प्रकाशित होती थी। नई कहानी पत्रिका पहले कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। किसान का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुत सहज रूप में करते हुए जीवन की कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता का उजागर करना है। अमृत राय का कथन है। समानांतर कहानी। इस आंदोलन की कहानी वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादी के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाकारक ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी के साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। मतलब समानांतर कहानी में जो है इसमें कहानीकार जो वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए। मतलब कि साहित्य के केंद्र में क्या होना चाहिए? आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। लेकिन वो क्या करते थे? जो समानांतर कहानी की जो कहानीकारक थे वो समाजवादियों के जो सर्वहारा चिंतन है उससे सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है। सर्वहारा जो है एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। सर्वहारा जो है यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। ठीक ना। समानांतर कथाकारक ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। लिखा यहाँ पे कि आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवाद और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्व, बिंब, प्रतीक आदि का निषेध है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। वह सहज, वेदक तथा अनौपचारिक है। डॉक्टर विनय लिखते हैं कि आम आदमी सिर्फ आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बांटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। डॉक्टर विनय कहते हैं कि आम आदमी सिर्फ आम आदमी है। वो न तो किसान में, न मजदूर में, न क्लर्क में, न सर्वहारा वर्गों में बांटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। मधुरेश लिखते हैं कि मध्यकालीन कवियों की तरह कमलेश्वर का यह आम आदमी भी एक निर्गुण, अमूर्त, निराकार और रूपहीन तत्व है जिसे आसानी से देखा और पहचान पाना असंभव है। सक्रिय कहानी। इस कहानी की अगर बात करें तो इसमें माना गया है कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। इसमें माना गया है कि कहानीकारों को समस्याओं का जो निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। लेकिन उस समस्याओं से लड़ने का जो हौसला है वह पाठक को देना चाहिए। सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। सक्रिय कहानी का जो सीधा मतलब वो है एक चेतना, मतलब इसको पढ़ते समय मन में चेतना उत्पन्न हो और जीवंत की कहानी ये है। उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्तेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सर लेती है।
राकेश वत्स लिखते हैं। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। मतलब सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणा को शामिल किया गया है। जनवादी कहानी की अगर बात करें तो सन 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 1982 ईस्वी में दिल्ली में ही हुआ। जनवादी लेखक मंच का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन वो कब हुआ था? फरवरी 1982 ईस्वी में दिल्ली में। इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती और किसान मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारती है। तो ये थे जनवादी कहानी। ठीक, लिखा यहाँ पे कफन और पूस की रात से जनवादी लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। इनके बाद रामचंद्र तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में इन कहानियों को माना है। मतलब कि इन कहानियों को रामचंद्र तिवारी ने यह माना है कि यह कहानी जो है जनवादी कहानी की परंपरा में आते हैं। कौन कौन सा है? पर्दा किसका? यशपाल का है। उसके बाद दूसरी कहानी है गदल की अगर बात करो तो यह रांगे राघव की कहानी है। हड़ताल की अगर बात करो तो ये भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है। हंसा जाए अकेला अगर इसकी बात करें तो ये मार्कंडेय की कहानी है। चीफ की दावत जो भीष्म साहनी की, और दोपहर का भोजन अमरकांत की, और बोझ कहानी जो है शेखर जोशी की कहानी है। तो ये कहानी जो निम्न कहानियाँ हैं वो रामचंद्र तिवारी मानते हैं कि ये जनवादी कहानी की परंपरा में आते हैं। तो ये थे जनवादी कहानी। ठीक ना। तो हम लोगों ने पढ़ा अ कहानी के बारे में। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा नई कहानी के बारे में, अ कहानी के बारे में, सचेतन कहानी के बारे में, सहज कहानी के बारे में, समानांतर कहानी के बारे में, सक्रिय कहानी के बारे में और जनवादी कहानी के बारे में। ठीक, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कहानी सक्रिय कहानी है, कौन सी कहानी जो है सचेतन कहानी, मतलब पूछा जाता है। अब कुछ दे देगा, पूछ देगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। चाहे यही पूछ देगा कि नई कहानी आंदोलन का जो वर्ष है वो कौन सा है। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग इसको प्लीज़ पूरे अच्छे से देखिएगा। ठीक ना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही क्लास लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।